नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सब एक विषय से हट के थोड़ा हम लोग बात कर रहे हैं। आज गोवा का क्रांति दिवस है। 18 जून 1946 में गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में वहाँ एक बड़ा जन प्रदर्शन हुआ था। 20,000 से ज़्यादा लोग मडगांव में हुए थे। और मैं एक चीज़ ज़रा आपको जल्दी से, आप जब ये देखेंगे वीडियो तो पता लगेगा, वहाँ एक बहुत बर्बर सरकार थी। पुर्तगाली अंग्रेज़ों से कई गुना ज़्यादा बर्बर थे। गोवा के बारे में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि गोवा, बहुत लोग कभी कभी लगता होगा ना गोवा सिर्फ और मौज मस्ती की जगह है, जाइए और वहाँ लोग कहीं पे भी द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन गोवा हिंदुस्तान का पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से हाईएस्ट, मतलब इज नंबर 1 इन द कंट्री। वहाँ की 19-20 के हिसाब से पर कैपिटा जीडीपी 4,66,000। बॉटम ऑफ दी उस पे बिहार 46,000, उससे 10 गुना ज़्यादा है। यूपी उसके ऊपर है, 32 नंबर पे है, 32वें नंबर पे 65,000। ये भी बता दूं कि गोवा बहुत ही छोटा है। गोवा का इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द 28 स्टेट जो है उसमें सबसे छोटी स्टेट एरिया वाइज। 3,702 स्क्वायर किलोमीटर्स। सबसे बड़ी स्टेट भी बता दूं राजस्थान, 3,42,000 किलोमीटर्स, इससे करीब 100 गुना बड़ी। पॉपुलेशन के हिसाब से इट इज द 4th स्मॉलेस्ट स्टेट। कुल पॉपुलेशन 14,60,000, ये करीब 2011 के वो हैं फिगर्स हैं। स्मॉलेस्ट वैसे देश में सिक्किम है जिसका 6,10,000 के आसपास है। नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो हिंदुस्तानी उसका है, जो 12 इंडिकेटर पे इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी गोवा में है, और ये है भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। गोवा का भारत ने एनेक्स किया था, हमारी फौज जाके उसको पुर्तगाली राज से छुड़ाई थी 1961 में। और एक बात के साथ और जल्दी से मैं बात समाप्त करके मुख्य विषय पे आ रहा हूँ। 1967 में गोवा इंडिपेंडेंट, मतलब अलग राज्य रहेगा या महाराष्ट्र के साथ विलय होगा, इस पे आज़ाद हिंदुस्तान में एक रेफरेंडम हुआ था जहां गोवंस ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखने की बात की थी। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में जब आप वो देखेंगे तो मैं 2-3 लोगों से बात करने चाह रहा हूं, और डॉक्टर आनंद कुमार से बात करूंगा, मैं राजदीप सरदेसाई से बात करूंगा, मैं प्रज्वल साहब से बात करूंगा जो गोवा में हैं। ये 2 इसमें से गोवन हैं, राजदीप सरदेसाई साहब और प्रज्वल साहब गोवन हैं। डॉक्टर आनंद कुमार पिछले 4-5 महीने से गोवा में बैठे हैं, और मुझे लगा कि गोवा तक पहुंचने में मैं अपनी शर्ट आज गोवा टाइप कुछ पहन लिया हूं कि चलो कम से कम मैं भी कुछ गोवा वाला हो जाऊं। आपसे आग्रह यह है कि आपको शायद इसमें पॉलिटिकल बहुत चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको लगेगा चाट मसाला नहीं है, वो पॉलिटिकल तीखी बहस नहीं है, लेकिन गोवा इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, हमारे लिए गर्व का विषय है किसी भी हिंदुस्तानी के लिए। मेरा आग्रह है कि इसको अगर आप देखेंगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती है इस तरह के यूट्यूब पे एपिसोड्स बनाने की। आग्रह है कि इसको एक बार ज़रूर देखिए। नमस्ते राजदीप जी, आप का इस गोवा के जो क्रांति दिवस है, हम लोग 18 जून को गोवा का क्रांति दिवस की बात आज से नहीं, जब बचपन में जब समाजवादी आंदोलन था तब से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि गोवा का लिबरेशन दिवस हम लोग 19 दिसंबर और गोवा का क्रांति दिवस आज मानते हैं। मेरे साथ राजदीप सरदेसाई साहब हैं, इनका मैं बहुत परिचय नहीं करा रहा हूँ। पद्मश्री, रामनाथ गोयनका अवार्ड, और मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत चीज, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है। वो मालूम नहीं क्यों मुझे हरदम इनका खिलाड़ी पक्ष हरदम वो रहता है। और मैं एक चीज बाद में पूछ लूंगा आपसे, वो खिलाड़ी वाली बात है। राजदीप जी, एक चीज जरा मुझे ये समझाइए कि गोवा का 450 साल का पोर्चुगीज रूल के बाद एक एग्जाम्पल है जहां पे मैं जब भी गोवा गया हूं, मैंने कभी बिटरनेस नहीं देखी पुर्तगालियों के प्रति। जैसे मैं जब हिंदुस्तान में बड़ा हो रहा था तो एक बिटरनेस भाई मेरे में थी, मेरा जो इकोसिस्टम था कि अंग्रेज थे हमारे ऊपर जुल्म करते थे, ये सब मैंने वो बिटरनेस नहीं देखी। मैंने गोवन कल्चर में इंक्लूसिवनेस की बात देखी, उनके कल्चर में एक्सक्लूसिवनेस नहीं है। रिलीजन में वहाँ हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैसे हम लोग को यहाँ से लगता है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, लेकिन ये बाद में पता लगता है कि वहाँ 60% से ज्यादा हिंदू। लैंग्वेज वहां मैंने देखी, कोंकणी आपकी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन मराठी के प्रति आपका कोई दुर्भाव नहीं है। आप कभी ये नहीं कहते कि नहीं नहीं मराठी हटाओ, ये आप
मतलब सहज हैं। और मैं इसलिए बता दूं कि मेरा जो सबसे पहला वो था, और लोग उसकी बात नहीं करते हैं, वो 7 हिंदुस्तानी एक पिक्चर आई थी ख्वाजा मोहम्मद अब्बास की। उसमें एक अनवर अली कैरेक्टर होता है जो लीड करता है उस मूवमेंट को। और वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अमिताभ बच्चन का वो डेब्यू फिल्म थी, और जहां से अमिताभ बच्चन इस फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे पहले इस इंक्लूसिव कल्चर पे राजदीप जी, आप क्योंकि वहीं के हैं, आप इस पे जरा कुछ बताइए। देखिए देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। आज एक ऐतिहासिक दिन है, 75 साल हो रहे हैं गोवा रेवोल्यूशन डे के लिए, जून 18। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब पणजी हम जाते हैं, पणजी जो गोवा की राजधानी है, वहां एक रास्ता है 18 जून रोड, जहां बड़े बड़े दुकानें हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि उस रास्ते को 18 जून क्यों कहा है, 18 जून का महत्व क्या है। आज भी जब सुबह मैंने ट्वीट किया था और राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र किया, तो कई लोगों ने पूछा, अरे हमें मालूम नहीं था कि राम मनोहर लोहिया गोवा के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। देखिए, इतिहास हम भूल जाते हैं। तो ये तो अपनी एक तरफ ये बात है कि हमें मुझे लगता है हमारे इतिहास को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी, अगर अलग अलग लोगों ने जो वहां काम किया, जिस तरह के पोर्चुगल के जेल में चले गए, जो उन्होंने सैक्रिफाइस किए, ये अपने आप को एक तरह से देश के लिए समर्पित किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ जो आपने सवाल पूछा, बड़ा पेचीदा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि गोवा छोटा राज्य है, और छोटा राज्य होने के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। छोटा होने की वजह से हम कभी कभी बड़े इनवर्ड लुकिंग हो जाते हैं, हम दुनिया नहीं देखते, हर चीज को अपने गोवन आइडेंटिटी की तरह से देखते हैं। और हमारी जो आइडेंटिटी गोवा की है, वो ऐसी है जिसमें हमें और कोई विकल्प नहीं है बगैर ये कि हम एक दूसरे के साथ रहें। जब आप इतने छोटे होते हैं, एक कहावत है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा रहना सुंदर होता है। तो एक सुंदर जैसे छोटे राज्य में अगर हम सब एक साथ न रहे तो हमारा होगा क्या? ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। और मुझे लगता है जो गोवन आइडेंटिटी है, वो किसी क्रिश्चियन आइडेंटिटी या हिंदू आइडेंटिटी से ज्यादा महत्व रखती है। वी आर गोवंस फर्स्ट, हम पहले गोइकार हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं या कैथलिक है या कोई भी समाज से जुड़ते हैं। और मुझे लगता है पोर्चुगल के आने के बाद भी जिस तरह से पोर्चुगल ने बड़ा ही भयानक एक उनका रूल था, लेकिन फिर भी हमें नफरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से गोइकार जो है बड़े हम शान हम हमारे जो स्वभाव है, शायद हमारे वातावरण की तरह है, या हमारे जो नेचर वहां का है उसकी तरह है। हम बड़े शांत स्वभाव के, हम किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते। हमें अगर फोर्स किया गया तो बात अलग है, लेकिन शांति की जिंदगी है। लोग के बड़े कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि ज्यादा पैसे बनाए, बहुत बड़े बने। हम अपने दुनिया में सुकून एक महसूस करते हैं। और मुझे लगता है छोटे राज्यों का, खास करके जो पर्यावरण से इतना, हमारा पर्यावरण इतना ब्यूटीफुल है, समुद्र एक तरफ, दूसरी तरफ माउंटेन्स जो है वहां के, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने एक तरफ वेस्टर्न घाट्स, दूसरी तरफ अरेबियन सी, हम छोटे राज्य होने की वजह से हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं देखी जिसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम या हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन की राजनीति की है। हाँ, हालांकि पिछले कुछ सालों से मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स गोवा में भी धीरे धीरे उभरने की कोशिश हो रही है। कई लोगों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन आम गोवन को इससे कोई लेना देना नहीं। वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता है। राजीव जी, एक चीज और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, गोवा का हिंदुस्तान की हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है। और 19-20 की फिगर में गोवा का जो पर कैपिटा जीडी वो था, वो 4,66,000 था, 4,66,000। बिहार जो लोएस्ट, जहां से बिहार यूपी के जो हम लोग हैं, बिहार वॉज दी 33rd, 46,000। मतलब उससे 10 गुना ज्यादा गोवा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोवा को कभी भी इंडस्ट्रियल स्टेट या उस तरह से नहीं देखा जाता है। मैं एक चीज राजदीप जी आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी बात बता दूं,
मैं दिल्ली जाता, मैं दिल्ली रहा 17-18 वर्ष, दिल्ली स्टेशन पे उतरता था, और ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, अब मैं कि लगता था कि एक ठग की नगरियों में आ गए, क्योंकि स्टेशन पे ही वो झंडा लगाने आ जाते थे कि पैसा दो, पैसा दो। किस बात का? दिल्ली की एंट्री का। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बिहार जाता हूँ, आज भी 6-7 बजे रात के बाद, मेरी लड़की डेंटिस्ट थी, मैंने उसके लिए एक अलग क्लिनिक घर के पास इसलिए बनाई कि रात में उसका अकेले कम्यूट करना आज इस एज में भी मुझे ठीक नहीं लगता। आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं बात बता रहा हूँ अपने घर के, मैं एक घर का कोई आयोजन था एक्सटेंडेड फैमिली का, हम लोग 60 लोग करीब गोवा गए थे एक 3 साल पहले, और वहां पे जो हम एक अपने को कंजर्वेटिव फैमिली मानते हैं, मेरे घर की लड़कियां जो 30 से 40 साल की एज के बीच की थी, ये रात में जाती थी वहां। और गोवा में जिस तरह से भाई वहां शराब भी लोग पीते हैं, वहां सारा भाई इंटरनेशनल टूरिस्ट है, लेकिन एक बार भी हम लोगों को यह भय नहीं लगता था कि वो सब अकेले गई हैं मालूम नहीं क्या, एक बार भी। तो ये एक जो एक बहुत स्पेसिफिक चीज है, इस पे भी थोड़ा राजनीति आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि यू रीच गोवा, आपका दिमाग से ये उतर जाता है कि आपको कहीं डर है। देखिए, ये जरूर एक तरह से गोवा की खासियत है। जैसे मैंने कहा, हम छोटा राज्य है, इसके साथ साथ मैं जोड़ूंगा हम ज्यादातर विलेज सोसाइटी है, यानी ग्रामीण है। और उस ग्रामीण परंपरा में लोग एक दूसरे के साथ, उनका आना जाना उठना बैठना इतना होता है कि हम, जैसे मैंने कहा, हम किसी के खिलाफ इतने आसान से नहीं बनते। लेकिन मैं कहूंगा कि पिछले कुछ सालों में दुख से फिर से कह रहा हूं कि एक कसिनो और क्राइम कल्चर गोवा में भी आ रहा है। ड्रग्स कल्चर, ड्रग्स, कसिनो, क्राइम कुछ गोवा के इलाकों में जो 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 पूरे गोवा को बदनाम करता है। और ये दुख की बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आम गोवन जो है उसे इससे कुछ नहीं लेना देना है। वो अपनी उस ग्रामीण जिंदगी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, बड़े सुख से दोपहर को अपनी मछली खाएगा और 2 घंटे सोएगा, उसके बाद 4 बजे के बाद थोड़े टहलने जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं है, इसलिए हम ना उस रास्ते पर जाते हैं जहां क्राइम बढ़ेगा, या जहां हम इस टूरिज्म जो हम देखते हैं, टूरिज्म से तो हमें फायदा मिलता है। देखिए, गोवा में एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास व्यवसाय कम है। करें क्या, करे तो करे क्या? या तो जो जो बिल्कुल समुद्र तट के नजदीक है वो मछुआरी कम्युनिटीज है, दूसरे जो हैं वो टूरिज्म से है, जो अंदरूनी भागों में है वो माइनिंग से जुड़े हुए हैं। अब माइनिंग बंद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब कोरोना के बाद टूरिज्म भी बंद हुआ है, तो गोवा की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि हमारे व्यवसाय कम है। हम ना उस तरह के सॉफ्टवेयर बना पाए हैं, या उस सॉफ्टवेयर कैपिटल को हम नहीं बना पाए जो मैं चाहता हूं। मुझे लगता है कि, और हमारी एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, हम अंग्रेजी जानते हैं। आपने जिस तरह से कहा, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, क्योंकि कई गोवा छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं या बाहर मुल्कों में जाते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई लोग कई सालों तक बाहर जा रहे हैं, उनका पॉपुलेशन भी कम हो रहा है, उनकी लोक संख्या, जनसंख्या कम हो रही है। लेकिन क्राइम, ड्रग्स, कसिनो का जो कल्चर धीरे धीरे मैं देख रहा हूं गोवा में आ रहा है, ये मुझे डर की बात है। क्योंकि जो गोवा आज, जिस गोवा की जिक्र आपने की, वो भी गोवा मेरे पिताजी का जरूर था। और मैं यहाँ कहूंगा, आपने बात की, मेरे पिताजी आज तक एकमेव क्रिकेटर है, 300 से ज्यादा टेस्ट क्रिकेटर भारत के लिए खेले। वो एक ही क्रिकेटर है जिनका जन्म गोवा में हुआ, वो भी 1940 में, जब पोर्चुगल का रूल था तो वहां कोई क्रिकेट भी नहीं था। लेकिन उस जमाने में, और मुझे लगता है 1990 तक, गोवा बड़ा शांतिपूर्वक था। पिछले 10, 15, 20 सालों में एक ये जो पैसे का कल्चर आया है, लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, लोग कसिनो कल्चर में आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं गोवा का जो कल्चर है उसको जरूर अटैक, एक तरह से मैं नहीं कहूं, कहीं ना कहीं उसको नुकसान तो पहुंचा ही है। और यही वजह है कि मुझे लगता है हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो बात आप दिल्ली के बारे में, कि हम दिल्ली की तरह तो नहीं है, और लेकिन हम कभी कभी लगता है उसी दिशा में जा रहे हैं। दिल्ली से लोग आ रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, बड़े बड़े पैसे दे रहे हैं, और एक बार पैसे आ जाए लोगों की जिंदगी में तो कौन जाने क्या होगा। तो
मैं तो चाहता हूं पुराना गोवा वैसे का वैसा एक तरह से रहे, लेकिन लोगों का व्यवसाय बढ़े। लेकिन ये क्राइम कल्चर, ड्रग कल्चर, कसिनो कल्चर से मैं थोड़ा चिंतित हूं। जी, मैं एक जल्दी से एक चीज और समझना चाहूंगा। इस साल के बजट में भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन किया था कि गोवा की आजादी के 60 वर्ष पूरे होने पर एक अलग से, मुझे अभी तक उसका कहीं कुछ दिखा नहीं कि उसमें कुछ हुआ है। हम लोग सबको ये गेस है कि वो चूंकि अगले साल इलेक्शन है, तो वो इलेक्शन से पहले शायद उसको कहीं किस एक पार्टी विशेष अपने लिए यूज करेंगे, लेकिन 300 करोड़ का वहां एलोकेशन है। देखिए, गोवा गोवा के 60 साल तो दिसंबर में हो रहे हैं। हमारे लिबरेशन के 60 साल दिसंबर में हो रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोविड की वजह से पिछले एक साल में कार्यक्रम कम हुए हैं, ये एक वजह हो सकती है। सार्वजनिक कार्यक्रम आप नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से शायद सरकार वो कार्यक्रम नहीं कर पाई है जो वो चाहती है। मैं भी चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि हमारा जो इतिहास है आज के दिन पर भी, कि लोहिया जी के बारे में बात हो, डॉक्टर विक्टर मेनेजेस के बारे में बात हो, जो दो क्रांतिकारी थे जिन्होंने उस दिन 18 जून को एक तरह से पोर्चुगाल के खिलाफ हमला बोल दिया। और मुझे लगता है जो क्रांति की एक आवाज उनकी थी, वो पूरे राज्य में गूंज गई और देश में गूंज गई। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में लोग जाने। मैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर दिसंबर इस साल तक कोविड का जो कहर बन गया है वो अगर कम हो जाए, तो पूरे एक महीने के लिए, दिसंबर के महीने के लिए मुझे लगता है पूरे गोवा में कार्यक्रम होने चाहिए। और लोगों को टूरिज्म केवल कसिनो देखने के लिए ना जाए, लेकिन गोवा का इतिहास भी देखे। शायद कहीं मांडवी नदी के तट पर आप अलग अलग कार्यक्रम रखे, ताकि लोग आकर देखें कि वाकई 60 साल में गोवा ने प्रगति कैसी की है, किस तरह का राज्य है, इसका इतिहास क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं गोवा के बारे में। हमारी एक इमेज बन गई है गोवा में। गोवा में जाकर बीच पर जाओ, मौज मस्ती करो। असली गोवा नदी के किनारे आपको मिलता है। असली गोवा आपको गांव में मिलता है, केवल होटल में, 5 स्टार होटल में जाकर नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं एक नया गोवा एक तरह से लोगों के सामने दिखाई दे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, 60 साल हो रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। पैसे कहाँ गए हैं इसके बारे में सरकार हमें बताए। शायद आरटीआई एक रखना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि पैसे कहाँ गए। राजदीप जी, चलते चलते अंतिम प्रश्न, मैं अपने दर्शकों को भी एक दो चीजें बता दूं। दिलीप सरदेसाई वो क्रिकेटर इस देश के रहे हैं जिनको जब फास्ट बॉलर का वेस्टइंडीज का कहर होता था, लोग नारी कंट्रैक्टर को उस, मतलब ये आउट होके गए थे, नारी कंट्रैक्टर का जब सिर टूटा था। और उस जमाने के अगर आप फास्ट पेसर्स को देखें, माइकल होल्डिंग, एम्ब्रोस, वॉल्श, गार्नर, हॉल, मतलब कौन कौन नहीं। 71 में, मैं जल्दी से इसलिए कर दूं अपने दर्शकों को याद दिलाने के लिए, हिंदुस्तान 75 पे 5 विकेट हो गए थे। सेकंड टेस्ट था, अगर फर्स्ट टेस्ट था, और उसमें 212 रन की इन्होंने पारी खेली थी और इंडिया ने टोटल शायद 370 रन बनाए थे। मैं इसलिए उसको एक बार रिकलेक्ट कर रहा हूं कि दिलीप सरदेसाई वहां खड़े थे। मेरा एक प्रश्न गोवा से हटके थोड़ा दिलीप सरदेसाई के बारे में आपसे भी समझना है। एक आप लोगों ने किताब लिखी थी, द नवाब ऑफ रिपब्लिक, आपने मंसूर अली खान पटौदी को किया था, और उस पर जब मैं ऑथर का नाम देखता हूं तो सरदेसाई एंड सरदेसाई, तो वो क्या दिलीप साहब, मतलब आपके फादर ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया था लिखने में, कि वो केवल आप ही लिखे हैं? नहीं, मैंने लिखा था। मेरे फादर, मुझे नहीं लगता उन्होंने किताब या इस तरह से पटौड़ी पर कुछ लिखा है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि उसके भी 50 साल हो रहे हैं। 71 की बात आपने जिक्र की, 1971 में जब इंडिया ने एक ही साल में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को पहली बार उनके देशों में हराया। आज उसी के 50 साल का इस साल कंप्लीट हो रहे हैं। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंचे इस साल। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, हमें आज के जनरेशन को इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि उस जमाने के क्रिकेटर, उस जमाने के जो फ्रीडम फाइटर्स, उस जमाने के जो समाज सेवक है, और कई लोगों ने बहुत, मेरे जो पिताजी के भाई थे वो पोर्चुगाल के खिलाफ जो क्रांति हुई थी उसमें शामिल थे, फ्रीडम फाइटर थे, ग्यूरिला फाइटर थे। 4 साल जेल में रहे, पोर्चुगीज के जेल में। और मैंने हमेशा पूछा था, उन्होंने कहा देखिए, हमारे इतिहास में आप केवल अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई है उसके बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने जो जंग पोर्चुगाल के खिलाफ लड़ी गोवा में, खासकर की
1946 के बाद 50 के उस 10 सालों में, उसके बारे में कौन लिखेगा? तो मेरा एक दोस्त है संदेश प्रभुदेसाई, वो इसी कार्य में लगा है, और मैं चाहता हूं कि वो जब उसकी किताब निकले ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़े, क्योंकि गोवा की राजनीति और किस तरह से गोवा को एक तरह से स्वतंत्रता मिली, वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। आखिर में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, क्योंकि आपने मेरे पिताजी का जिक्र किया। मेरे पिताजी ने अपनी पहली टेस्ट मैच कानपुर में दिसंबर 1961 में खेली, और पहली बार वो भारत के टीम में शामिल हुए हैं उसी साल 1961 में दिल्ली में जो टेस्ट मैच हुई। वो टेस्ट मैच हुई दिसंबर 2 और 7 के बीच, और जब वो नेहरू जी से मिले ग्राउंड पे, सब प्लेयर्स को मिला, नेहरू जी मिल रहे थे, तो कप्तान जो नरी कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने कहा ये दिलीप सरदेसाई है, ये गोवा से आते हैं। तो नेहरू जी ने कहा डोंट वरी यंग मैन, वी विल बी फ्रीइंग गोवा इन फ्यू डेज, हम गोवा को आजाद करेंगे कुछ दिनों में। और आप जानते हैं 16 दिसंबर को क्या हुआ गोवा में, जस्ट केवल 10 दिन बाद गोवा को आजादी मिली। तो एक तरह से वो भी एक इतिहास अपने आप में है, और मैं चाहता हूं कि वो इतिहास के बारे में लोग जाने। इसलिए जब आपने कहा कि 75 साल के जो क्रांति दिन है उस पर आप बात करेंगे, तो मैंने कहा जरूर करेंगे। और जब भी कोई अब भारत से कोई पणजी जाए और 18 जून रास्ता देखे, तो वो जाने वो रास्ता राम मनोहर लोहिया और विक्टर मेनेजेस की जो सैक्रिफाइस है उसका एक प्रतीक है। और वो सेल्फी पॉइंट, जैसा आजकल नए उसमें तो सेल्फी पॉइंट हो गया है ना। जी बिल्कुल। एक अपने दर्शकों को और बात बता दूं, जब इन्होंने कानपुर में डेब्यू किया था दिलीप सरदेसाई साहब ने, तो मेरी जानकारी में पहले व्यक्ति थे जो अपने डेब्यू में हिट विकेट से आउट हुए थे। हाँ बिल्कुल। मैं मेरी जानकारी उसके साथ है, तो फर्स्ट पर्सन हु इन हिज डेब्यू हिट विकेट हो गए थे। खैर, मैं समाप्त करने से पहले एक जल्दी से एक बात अपने दर्शकों को बता दूं। पुर्तगाल पुलिस और पुर्तगाल रूल ज्यादा बर्बर था एज कंपेयर टू इंग्लैंड, क्योंकि 46 के बाद जब देश आजाद 47 में हो गया था, वहां पे आपको अपनी बर्थडे भी अगर करनी है तो उसकी परमिशन लेनी होती थी, आपको अगर कोई कार्ड भी छापना है तो उसकी परमिशन लेनी होती थी, इतनी वो था। और 1955 में मालूम नहीं क्यों हिस्ट्री में नहीं लिखाया था, जिस तरह से गोली चलाई गई और लोगों को मारा गया था, वो जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। और इस आजाद भारत के, मतलब भारत आजाद हो गया था, गोवा को भी हम आजाद नहीं करा पाए थे। अंत में चलते चलते राजदीप साहब, ये हम सब लोगों का एक प्रश्न रहता है, और उसके लिए हम लोगों को थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस रहते हैं कि इस 15 साल क्यों लगाए हिंदुस्तान ने गोवा को आजाद करने। एक लास्ट में आपसे और आग्रह है कि आप इतनी किताबें लिखते हैं, आपको गोवा पे कुछ लिखना चाहिए। हम सब लोगों को लगता है कि वो आपका जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी तरह नहीं जरूर, कहीं ना कहीं गोवा देन एंड नाउ, उस जमाने का गोवा और आज का गोवा, शायद इस पर एक ना एक दिन कुछ लिखेंगे। मैंने कई आर्टिकल लिखे एडिट पेज पर, मुझे लगता है पहली बार, नहीं तो कोई गोवा पर एडिट पेज पर लिखता नहीं था उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो तब मैं लिखता था गोवा के बारे में, और मैं गोवा जाकर रिपोर्टिंग भी की है। किताब लिखूंगा नहीं लिखूंगा ये मैं नहीं जानता, मुझसे कई काबिल लोग हैं जो ज्यादा गोवा के बारे में जानते हैं, खासकर की जो त्याग लोगों ने उस जमाने में किए गोवा की आजादी के लिए। लेकिन हाँ, हो सकता है एक दिन गोवा में रिटायर होके वो किताब लिखूंगा मैं एक दिन। चलिए, थैंक यू सो मच राजदीप जी फॉर आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप और पब्लिक इंडिया के लिए आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आखिर में कोंकणी में कहूंगा आपसे, देव बोरे करूं, गॉड स्पीड, यानी भगवान आपको खुश रखे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर आनंद कुमार। आनंद भाई साहब, आप तो गोवा में हैं, और ये एक मतलब संयोग है कि आज हम लोग जब 18 जून 1946 के 75 वर्ष के डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में पहला जो स्वतंत्रता वहां का जन प्रदर्शन हुआ था मडगांव में, उसकी याद कर रहे हैं, तो आप संयोग से गोवा में, और शायद यही इसी को कहा जाता है कि ऊपर वाले ने, मैं तो विश्वास रखता हूँ आप लोग नहीं, कि इसलिए शायद आपको वहां भेजा हुआ था कि उस दिन अपना कोई साथी वहां पे रहे, अपना कोई सीनियर वहां पे रहे जो याद दिलाए। क्योंकि आज ये 18 जून 1946 का प्रदर्शन केवल समाजवादियों को याद है, और केवल समाजवादी इसकी बात कर रहे हैं। कल भी आप कई जगह थे, आज भी कई जगह बातें होंगी। 1955 के प्रदर्शन की बात बहुत अब नहीं होती है, और
1961 में भी जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे एनजी गोरे साहब, मधु लिमय साहब, जिनको हम जिनसे मिले, मतलब एनजी गोरे साहब ने मधु लिमय साहब से इतना वो रहा, मधु दनवते जी, भाई वैद्या जी, और लखनऊ में एक थे डॉक्टर दाऊजी गुप्ता, और उनके पास आप जब भी जाइए तो उनको हरदम याद, वो कुछ ना कुछ गोवा की याद जरूर करते थे। जैसे उनका जो, वो तो अब कांग्रेस में हो गए थे, लेकिन उनका पुराना समाजवाद मुझे देख के जब भी जागृत होता था तो बिना गोवा की बात किए उनसे वो नहीं होता था। मैंने जब मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि इसका सारा श्रेय, हम लोग जनवरी में कभी मैं सुभाष चंद्र बोस की कुछ बात कर रहा था, तो आनंद भाई साहब ने तब मुझसे कहा था कि भाई तुम इसमें गोवा लिबरेशन की भी बात करो, और उस समय उन्होंने कहा था कि उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसको अगर कुछ करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं उस वजह से मुझे लगा कि नहीं ये करना जरूरी है, और फिर हम लोगों ने इसको इस रूप में आप देख रहे हैं कि जो आज आ रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि इस 18 जून 1946 से समाजवादियों का एक भावनात्मक रिश्ता है, थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता दीजिए, फिर हम आगे आपसे 2-4 प्रश्न और करेंगे। देखिए, गोवा भारत के भूगोल का तो हिस्सा है ही, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब यूरोप फैलने लगा तो एक तरफ वास्को डिगामा भारत और कोलंबस उत्तरी अमेरिका जहाजी बेड़ों के साथ पहुंचे, और उन्होंने गुलाम बनाना शुरू किया एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका के लोगों को, और इसमें गोवा उनका पहला अड्डा बना। 1510 में गोवा पर बीजापुर के नवाब से युद्ध करके और कुछ घरेलू भेदियों की मदद से पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। देखने में गोवा एक छोटा टापू जैसी जगह है, लेकिन समुद्री राजनीति और कूटनीति की दृष्टि से पूरे पूर्वी विश्व के लिए, पूरब के लिए, ईस्ट के लिए वो प्रवेश द्वार बना। और शिवाजी महाराज से लेकर के और आजादी की लड़ाई के भारत छोड़ो आंदोलन तक कई लहरें उठी, लेकिन कोई लहर पुर्तगालियों को कमजोर नहीं कर पाई। राम मनोहर लोहिया जी भारत छोड़ो आंदोलन के महानायकों में से थे। उनको अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन की सजा के तौर पर लाहौर किले में, फिर आगरा जेल में बड़ी यातनाएं दी थी। जब वो जेल से छूटे अप्रैल 1946 में, तो अपने इलाज के लिए जर्मनी के दिनों के विद्यार्थी मित्र और गोवा के एक पुराने परिवार के डॉक्टर मेनेजिस के निमंत्रण पर गोवा गए। जैसे ही वो गोवा पहुंचे, उनसे मिलने वालों की कतार बन गई। डॉक्टर मेनेजिस ने लिखा है कि करीब 3 दिनों में ही 150 से ज्यादा बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग, व्यापारी, विद्यार्थी, राजनीतिक कार्यकर्ता, वकील, तमाम पत्रकार, तमाम तरह के लोग उनसे मिले। लोहिया भारत छोड़ो आंदोलन की श्रेष्ठतम प्रवृत्ति के प्रतीक थे, जिसका मतलब था कि अन्याय का प्रतिकार तत्काल होना चाहिए। लोहिया ने यही बात उनसे कही कि आप जो शिकायतें लेके आए हो, ये 450 साल की शिकायतें हैं। अंग्रेज जा रहा है भारत छोड़ करके, तो एक दिन तो गोवा से पुर्तगाल को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंग्रेजों की बैसाखी पर ही पुर्तगाल ने कब्जा बना रखा है। लेकिन अगर आप तत्काल कुछ करना चाहते हो तो चलो एक मीटिंग करते हैं। उस समय गोवा में अपने बच्चे की शादी का कार्ड भी छपवाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। जन्मदिन के लिए परिवार वालों को इकट्ठा करने के लिए मोहल्ले वालों को भी सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी। बड़ी क्रूर सरकार थी, क्योंकि खुद गोवा में भी उस समय के नेता सालाजार थे प्रधानमंत्री, जो हिटलर और मुसोलिनी की परंपरा के तानाशाह थे। तो जब पुर्तगाल में ही कोई नागरिक आजादी नहीं थी, तो पुर्तगाल की कॉलोनी गोवा में तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन लोहिया ने जब ये सूचना और ये नियत बताई, तो लोगों ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों ने कि थोड़ा रुक जाइए, हमको 6 महीना तैयारी के लिए समय दीजिए। तो लोहिया तो गांधी की ट्रेनिंग के आदमी थे, और उन्होंने कहा कि आंदोलन ही संगठन बना देते हैं।
और तुम लोगों ने तो 450 साल तक इंतजार किया है, अब और समय लेने से क्या नया करोगे, चलो मीटिंग में पहुंचो। और ये 18 जून का दिन, मडगांव का मैदान, लोहिया और अपने मित्र डॉक्टर जूलियाओ मेनेजिस के साथ जब पहुंचते हैं तो पुर्तगाल की सरकार घबराई हुई थी। इस तरह का कोई एलानिया कानून तोड़ करके नागरिक अधिकारों के लिए कोई इतनी बड़ी औकात और हैसियत वाला नेता कभी गोवा की धरती पर आया नहीं था। लोहिया के वहां पहुंचने के पहले ही हजारों लोग पहुंच चुके थे। तो लोहिया जैसे ही मीटिंग के लिए बढ़े, वहां का जो उस समय का पुलिस का सबसे बड़ा अफसर ड्यूटी पर था, उसने रिवॉल्वर निकाल ली और लोहिया की कनपट्टी पर लगा दिया। लोहिया ने उसको खिलौने की तरह से हटाया, कहा देखो अगर गोली चलाओगे तो क्या नतीजा निकलेगा, ये तुम सोच लो। वो भी बेचारा घबरा गया, सोचा कि हमारी एक रिवॉल्वर और ये हजारों लोगों का उत्साह। फिर लोहिया ने भाषण देना शुरू किया, उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया। तैयारी ऐसी थी कि लोहिया का भाषण पहले से छपा हुआ था और वो छपा भाषण लोगों में बंट गया। पुलिस लोहिया को ले गई, 48 घंटे तक जेल में रखा, लेकिन उस भीड़ ने फिर घर जाने से इनकार किया और जगह जगह दूसरे दिन यानी 19 जून को पूरे गोवा में लोगों ने प्रदर्शन किए, हड़ताल की, धरने दिए। और इतनी घबराई गोवा की सरकार कि पहली बार उनके इतिहास में एक विपक्षी को, एक चुनौती देने वाले को 48 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। और यहां से एक साहस पैदा हुआ, लोहिया की आवाज में से गोवा की गूंज बनी। लोगों ने गांधी टोपी पहनकर महात्मा गांधी की जय, डॉक्टर लोहिया की जय करके जगह जगह छोटे बड़े कार्यक्रम शुरू कर दिए। लोहिया को जब बाहर निकाला गया तो उन्होंने फिर बिल्कुल सत्याग्रही अंदाज में किया कि आज तो तुम हमको बाहर निकाल रहे हो, मैं नोटिस देके तुम्हारी भी तैयारी रहे, हमारी भी, 3 महीने बाद मैं फिर आऊंगा। इस बीच में गांधी जी ने बयान दे दिया दिल्ली से। इस बीच में देश और विदेश में चर्चा होने लगी कि ये गोवा का और पुर्तगाल का क्या मामला बनेगा, क्या भविष्य होगा। गोवा में भी बहस होने लगी। इससे ज्यादा उस समय गोवा की कुल आबादी 5 लाख थी और उसमें से लगभग 1 लाख लोग गोवा से बाहर रोजी रोटी कमाते थे। और उन लोगों में ज्यादातर लोग बंबई, पूना, बेलगांव, रत्नागिरी में होते। उन लोगों के अपने छोटे बड़े संगठनों का एक इतिहास था। लेकिन लोहिया की गिरफ्तारी के पहले वो दिशाहीन थे। इस घटना के बाद उनको भी लगा कि जब लोहिया पहुंच गए वहां पर तो हम क्यों घर बैठे रहेंगे। तो 3 महीने बाद जब डॉक्टर लोहिया 29 सितंबर को दोबारा पूरी नोटिस के साथ गोवा आए, सत्याग्रही के अनुशासन के साथ, इस बार फिर गोवा की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। लेकिन इस बार गोवा के लोग ज्यादा तैयार। लोहिया को उस बार 10 दिन जेल में रखा गया, अगवाद किले में। उसको अब आज गोवा की सरकार ने संग्रहालय बना दिया है, क्योंकि लोहिया के बाद फिर जो दूसरी लहर आई उसका भी नेतृत्व सभी दलों ने किया। लेकिन उसमें समाजवादियों की, नाना साहब गोरे से लेकर के मधु दंडवते की बड़ी भूमिका थी। ये लोहिया की गिरफ्तारी दूसरी बार की, 10 दिन की गिरफ्तारी, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत की घटना बन गई, क्योंकि उस समय अंग्रेजी साम्राज्य का पांव उखड़ रहा था। दिल्ली में चर्चा चल रही थी कि अब अंग्रेज जाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐसे में गांधी ने फिर बयान दिया और कहा कि लोहिया की गिरफ्तारी पूरे देश के लिए अपमान की बात है और लोहिया ने जो काम किया है उससे हम सब की आंख के आगे गोवा की तस्वीर आ गई है। ये बदनुमा दाग है, इसको हमें मिटाना होगा। उस समय थोड़ी दुविधा थी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के बंटवारे के समय बहुत सारी देशी रियासतों को भी अंग्रेजों ने उकसा रखा था कि तुम भी अपनी अपनी अलग अलग एक तरह से हैसियत बनाओ। तो हैदराबाद, जामनगर, कश्मीर, तो जवाहरलाल जी जो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी बन गए थे, उन्होंने लोहिया को और लोहिया के पहले गांधी जी को कहा कि ये गोवा का मोर्चा अभी न खोला जाए। क्यों? क्योंकि गोवा की सरकार पुर्तगाल की सरकार है, 450 साल का मामला है, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, इसमें कानूनी पचड़े भी हो जाएंगे। कश्मीर उलझ ही चुका है, हम गोवा को अभी रोक दें। लोहिया ने बहुत अनमने तरीके से अनुशासन में आकर के गांधी के साथ नोआखाली जाकर के फिर सांप्रदायिक आग बुझाने का काम किया और कलकत्ते से लेकर दिल्ली तक परछाई की तरह गांधी जी के साथ।
इस बीच में जब आजादी आ गई तो उधर गोवा भी पुर्तगाल की कॉलोनी के रूप में नाटो का हिस्सा बन गया, यानी पुर्तगाल ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, जो कोल्ड वॉर की राजनीति में अमेरिका का दांव था। और उससे गोवा पुर्तगाल नाटो के देशों का, अमेरिका की संधि के कारण वो कोई भी कार्रवाई होने पर जरूर हस्तक्षेप करते, और अंग्रेज और अमेरिकी दोनों गोवा के बहाने भारत के साथ छेड़खानी जारी रखे हुए। कुछ समय बीता, 52 का चुनाव आया, तब तक गोवा के लोग और गोवा की आजादी के लिए परेशान लोग एक तरह से निराश हो चुके थे कि जवाहरलाल जी और सरदार पटेल की सरकार कुछ करने वाली नहीं। और आप जानते हैं कि उसी समय कोरिया का युद्ध, और देश में और विदेश में एक नई विदेश नीति की तलाश भी हो रही थी। जवाहरलाल जी बराबर ये कहते रहे लोकसभा में चर्चा होने पर कि हम कुछ इंतजार कर लें, हमारे बस में तो है कि सेना की कार्रवाई करने से ये सुलझ जाएगा, लेकिन हम हिंसा का रास्ता नहीं, संवाद और अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। आपको याद होगा कि उसी समय 1954 में उन्होंने चीन के साथ भी पंचशील समझौता किया था और तिब्बत की अनदेखी की थी, और बातचीत के रास्ते पांडिचेरी तब तक फ्रांस की हुकूमत से भारत में वापस आ गया था। तो एक उदाहरण भी उनके सामने था कि फ्रांसीसी सुधर गए, पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया, गोवा भी बन जाएगा। लेकिन गोवा को लेकर के नाटो की सरकारें, पुर्तगाल की सालाजार की सरकार और इंग्लैंड और अमेरिका की सरकारें हमें परेशान करने पर उतारू। तो फिर दोबारा एक आंदोलन हुआ आनंद जी, और इस आंदोलन का नेतृत्व उस समय के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। उसमें सभी पार्टियों के लोग, समाजवादी अगर नाना साहब गोरे थे तो जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी थे, त्रिदीप चौधरी जो उस समय लोकसभा के सदस्य थे बंगाल से, फॉरवर्ड ब्लॉक के बड़े नेता थे और वो उसका हिस्सा बने। राजा राम पाटिल जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। असल में तो गोवा सत्याग्रह में जो दोबारा लहर आई 54, 55, 56 में, इसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जनसंघ, समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने, जिसका भी नाम लीजिए, बहुत बड़ा सर्वदलीय अभियान था। दुर्भाग्य से उस समय भी तुरंत महाराष्ट्र के यानी बंबई राज्य के बंटवारे का आंदोलन शुरू हो गया। संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने बंबई को महाराष्ट्र में रखने का आंदोलन छेड़ दिया। उधर गुजराती गुजरात को अलग करना चाहते थे, तो फिर गोवा की लड़ाई धीमी पड़ गई। फिर भी 15 अगस्त 1955 को इस आंदोलन के संगठनकर्ताओं ने, जिसमें लोकमान्य तिलक के पोते जयंत राव तिलक खुद सेक्रेटरी थे कमेटी के, उन्होंने महासत्याग्रह का आयोजन किया। उस दिन 3,500 लोग सारे देश से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तो और गुजरात के थे ही, पहुंचे। आपको यकीन नहीं होगा, हमको भी यकीन नहीं होता है कि सत्याग्रह की कोख से पैदा तब की भारत सरकार के नायक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, जवाहरलाल प्रधानमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मोरारजी देसाई बंबई के मुख्यमंत्री, ये लोग थे। सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह शांतिपूर्ण था, लेकिन गोवा की सरकार ने गोली चलाई, दर्जनों लोग मारे गए, लाशें गिर गईं, लेकिन दिल्ली की सरकार और बंबई की सरकार ने अनदेखी की। और उस पर फिर आचार्य कृपलानी ने, जो न सिर्फ गांधी जी के दाहिने हाथ थे, तब तक वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी हो चुके थे, लोकसभा के सदस्य भी थे, उन्होंने बंबई पहुंच के पूछा इन सत्याग्रहियों के नेताओं से कि ये क्या कर रहे हो, तुमको मालूम नहीं है कि दिल्ली की सरकार विश्व शांति के मसीहा बनने की तैयारी में है, वो सम्राट अशोक का वारिस अपने को समझते हैं, और तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, कब तक लोगों की लाशें गिराओगे, अभी इसको रोको। आंदोलन रुक गया, लेकिन वो गांव-गांव फैल गया। क्योंकि ये अखिल भारतीय आंदोलन था, इसलिए इसका दबाव बनता रहा। जहां भी कांग्रेस के नेता जाते थे, पत्रकार वार्ताओं से लेकर के चुनाव सभाओं तक पूछा जाता था कि गोवा में कब तिरंगा लहराएगा, और गोवा के लोग तो कसमसा रहे थे, क्योंकि वो पीढ़ी जो स्कूल में बच्चे थी 1946 में, 1960 आते आते 14 साल बाद जवान हो चुकी थी। गोवा का राजनीतिक नेतृत्व बदल चुका था। इस बीच में गोवा की सरकार ने जिन भी लोगों ने आजादी का झंडा उठाया, उनको गिरफ्तार करके बरसों बरस की कैद दी।
ये जो भारत के राष्ट्रीय नेता गए थे इन सबको 10-10 साल की कैद हुई थी, 10 साल जवानी का, जिंदगी का, लेकिन उनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी। और जो गोवा के अपने नागरिक थे, गोवा के निवासी थे, उनको तो गिरफ्तार करना, लंबी कैद देना 28-28 साल की। और जैसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों को काला पानी, अंडमान निकोबार भेजते थे, इनको लिस्बन की जेल में, दूर गोवा और अफ्रीका में जो गोवा की कॉलोनीज थी वहां की जेलों में डालना शुरू कर। ये बहुत भयानक माहौल था। एक तरफ सत्याग्रहियों पर गोली चलाना बेशर्मी से, और दूसरी तरफ जो गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ने का साहस दिखाते थे उनको 20-20, 28-28 साल की सजा दे करके दूर भेज देना। इससे थोड़ा माहौल बदला हुआ था। एक हिस्सा ऐसा भी बना गोवा के आंदोलन में जिसने भूमिगत हिंसा का रास्ता अपनाया। होता भी है हर आंदोलन में कि एक तरफ अहिंसा के लोग होते हैं, दूसरी तरफ गरमपंथी दावा करने वाले बंदूक, रिवॉल्वर की भी बात करते हैं। उनका भी करीब करीब वही हाल हुआ कि वो जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी में लोग थे, कहीं कुछ पुलिया तोड़ दी, किसी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, इससे ज्यादा वो बेचारे नहीं कर पाए। उनका भी कुछ लोगों की जानें गई, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए और वो ताना बाना टूट गया। ये जो दबाव बन रहा था गोवा के सत्याग्रह के सफलता के कारण, इस दबाव से विवश होकर के 1961 में जब चुनाव का माहौल बनने लगा अगले लोकसभा का, उस समय महाराष्ट्र में और कर्नाटक में इतनी नाराजगी थी कि स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने दबाव डाला कि इस चुनाव में बिना गोवा का मसला सुलझाए हम जाएंगे तो हमारी बड़ी फजीयत होगी। तो जवाहरलाल जी ने उस समय के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री रक्षा मंत्री हो चुके थे, पहले विदेश मंत्री थे, कृष्ण मेनन के आग्रह से पुलिस कार्रवाई, सेना कार्रवाई के लिए जनरल चौधरी को कहा। सबको सुखद आश्चर्य हुआ कि 48 घंटे के अंदर पुर्तगाल की सरकार ने घुटने टेक दिए। 17 तारीख को भारत की सेना, कुछ हजार सैनिक गोवा की धरती पर प्रवेश करते हैं और 19 दिसंबर को गोवा का वायसराय पणजी में सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है। इस तरह से ये कहानी 2 तारीखों से जुड़ी है। 18 जून 1946, जिस दिन लोहिया ने गोवा को जय हिंद कहना सिखाया और जेल की सलाखों में खुद अपने को गिरफ्तार करा के जेल का डर दूर किया, गोवा की पुलिस और सेना का डर दूर किया। और 19 दिसंबर 1961, जिस दिन 15 साल लगातार कोशिश करने के बाद भारत की सरकार ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर 48 घंटे के अंदर गोवा पर 450 साल से लहरा रहा पुर्तगाली झंडा उतरवाया, तिरंगा लहराया। और तब से अब तक हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस और 19 दिसंबर को गोवा स्वतंत्रता दिवस उसी उत्साह से मनाया जाता है। इस उत्साह से हम भारत में 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत दिनों तक गोवा के सत्याग्रह में योगदान देने वालों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिला। उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि गोवा के आजाद होने के तुरंत बाद 15 साल की देर के लिए प्रायश्चित करने की बजाय, मुआवजा देने की बजाय गोवा पर यह दबाव बढ़ने लगा कि इसको महाराष्ट्र का हिस्सा बना दिया जाए। सुखद समाचार ये बना कि भारतीय राजनेताओं ने विवेक का इस्तेमाल करके, गोवा अकेला उदाहरण था जहां जनमत संग्रह कराया कि आप अपनी अस्मिता को अलग रखना चाहते हैं या महाराष्ट्र में जुड़ना चाहते हैं। बड़े बहुमत से गोवावादियों ने इस जनमत संग्रह में कहा कि नहीं, हमारी अस्मिता रहेगी। और कुछ ही दिनों बाद कोंकणी भाषा को गोवा की राजभाषा बनाया गया और तब से अब तक गोवा के नवनिर्माण की यात्रा जारी है। आज गोवा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की तुलना में दुनिया में ज्यादा लोकप्रिय जगह है। बहुसंस्कृति, बहुधर्मी, बहुभाषी होने के साथ ही यह इस समय प्रकृति के द्वारा संवारा गया सबसे खूबसूरत राज्य है, जिसका जीडीपी यानी औसत आमदनी भारत की औसत आमदनी से 2.5 गुना ज्यादा है। यहाँ साक्षरता लगभग 95%। यहाँ के लोग बड़ी तादाद में 60% के करीब हिंदू हैं, 28-29% ईसाई हैं, 7-8% मुसलमान हैं
लेकिन यहाँ सांप्रदायिकता की कोई स्मृति नहीं। हाँ, इधर जरूर कुछ दिनों से गोवा में हिंदुत्व की राजनीति का दबाव है, जो जगह जगह गैर जरूरी मुद्दों को उठाता है, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाता है। आप जानते हैं कि पिछला चुनाव जो 2019 में हुआ, उसमें बहुमत भाजपा को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खरीद बिक्री की। तो इस समय गोवा के लोग अपनी राजनीति से बहुत दुखी, क्योंकि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, खरीद बिक्री का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी अस्मिता में बहुत गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि गोवा की आजादी के बाद, जैसा मैंने कहा, उनके इलाके की बहुमत की भाषा कोंकणी फिर से जागृत हो गई। आज कोंकणी का साहित्य पूरे भारत में जो साहित्य की धारा है देशी भाषाओं की, उसमें अगली कतार में। दूसरे जो गोवा के लोग हैं वो भारत से इस तरह से जुड़े हैं कि अभी गोवा की आबादी का लगभग 40% ऐसा है जो गोवा में नहीं जन्मा, लेकिन उससे कोई अंदरूनी और बाहरी का कोई झगड़ा नहीं। और तीसरा, गोवा की आमदनी के लिए सबसे बड़ा साधन उनके यहाँ पर्यटन व्यवसाय है, जिसमें विदेशी उतने ही तादाद में आते हैं जितने देशी, क्योंकि गोवा के लोगों में एक नरमी है, एक भारतीयता है, एक अतिथि देवो भव का संस्कार है। तो आज आपने गोवा की कहानी फिर से याद कराने के लिए जो अभियान शुरू किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि व्यापक भारत में इस तरह की रोमांचक कथाओं का कोई सिलसिला नहीं है, और उसको याद करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारा एकता का भाव भी बढ़ेगा। गोवा वालों को भी याद आएगा कि आपकी आजादी के लिए भारत के हर हिस्से के लोग आए, बहुतों ने अपना खून बहाया, और बाकी हिस्सों को याद आएगा कि हमने गोवा को पुर्तगालियों की हुकूमत के अंदर अपनी आजादी के बावजूद 15 साल रहने दिया। ये अक्षम्य अपराध था। इसलिए जब जब चर्चा होगी, गोवा को कुछ ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, ज्यादा मलहम मिलना चाहिए, क्योंकि हमसे एक बड़ी भूल हुई थी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई साहब। नमस्कार, मेरे साथ प्रोफेसर प्रज्वल साखा डांडे साहब हैं। आप प्रोफेसर हैं गोवा में, और हिस्ट्री के खास करके, और गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप के आप सक्रिय सदस्य हैं। आपने एक किताब लिखी है, गोवा गोल्ड, गोवा सिल्वर, और उस पर गोवा के हेरिटेज की बात, गोवा की हिस्ट्री की बात है। मैं प्रज्वल साहब, क्योंकि आज गोवा क्रांति दिवस है, 18 जून को आज पहला जो जन प्रदर्शन हुआ था गोवा में, मडगांव में, उसको याद हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक गोवा की हिस्ट्री को जब हम देख रहे हैं, तो मैं उसको प्री पोर्चुगीज रूल ऑफ 450 साल, एंड देन कंटेम्प्ररी आफ्टर 1961 के गोवा की बात कर रहे हैं। और मैंने आपके उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लगी, आई वॉज नॉट नोइंग, मैंने आप ही का जब देखा कि ये परशुराम की धरती में रही, और लेकिन आज हम लोग अपने को केवल गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल के ही बात थोड़ा करेंगे, क्योंकि बाकी हम लोग एक दिन अलग से इस पे एक लंबी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं हिंदुस्तान में, भारत में, या विश्व में कहीं भी, उनके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि गोवा आंदोलन की जो पहल थी, उसमें डॉक्टर लोहिया जो सोशलिस्टों के सबसे बड़े नेता हैं, उनका योगदान भी था। तो सबसे पहले तो प्रज्वल साहब, आपसे आप हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी आप वो हो कंफर्टेबल, आप अपनी बात कहें, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा। आज गोवा 75th प्लेटिनम जुबली, गोवा के क्रांति दिन का हम मना रहे हैं, जो 18 जून 1946 में जो आंदोलन हुआ था गोवा में, मडगांव में। हमारा गोवा का कैपिटल सिटी है पणजी, और 35 किलोमीटर पणजी से मडगांव है। वहां पे जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की हम कमेमोरेशन कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज गोवा रेवोल्यूशन डे, गोवा क्रांति दिन। एम आई ऑडिबल?
Yes, yes, go ahead. तो ये जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था नेशनल सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और गोवा के हमारे सोशलिस्ट लीडर, उनके ही दोस्त, करीबी दोस्त डॉक्टर जुलियाओ मिनेज़स, जो साउथ गोवा के थे। तो इन दो महान हस्तियों ने गोवा क्रांति दिन मडगांव में उन्होंने सालाजार की जो डिक्टेटरशिप थी, सालाजार वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, तो प्रधानमंत्री थे पोर्चुगल के, और उनकी जो डिक्टेटरशिप थी उसको चैलेंज किया था, उसको डिफाई किया था, और इस तरह से गोवा क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन उससे पहले 1928 में डॉक्टर टीपी कुन्ना, जिन्हें हम फादर ऑफ गोवा फ्रीडम मूवमेंट मानते हैं, उन्होंने गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी, जब उन्होंने कहा था कि डॉक्टर टीपी कुन्ना ने कहा था कि गोवा should be liberated from Portuguese rule and integrated with Mother India. That was in 1928. तो जब लोहिया जी गोवा में आए just to take rest in the house of his friend Dr. Juliao Menezes, और उन्होंने डॉक्टर लोहिया जी ने उनको जेल हुई थी जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट किया था, और फिर वो रेस्ट लेने के लिए गोवा में आए थे at the invitation of his friend Dr. Juliao Menezes. तो गोवा के जो फ्रीडम फाइटर्स थे तो उन्हें जाकर मिले और उन्हें बताया कि हम सालाजार का डिक्टेटरशिप को ओपोज करना चाहते हैं, we want to regain our lost civil liberties, and तो Tuesday 18 June 1946 was fixed as the day for leading a movement in Goa, civil disobedience movement in Goa against Salazar's dictatorship in 1946. India was not independent then. India was still under British rule and we were under Portuguese rule. तो Portuguese rule जो शुरुआत हुई थी 1510 में जब अफोंस दे अल्बुकेर्क ने, जो पुर्तगाली गवर्नर थे, उन्होंने आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, आक्रमण करके जीत लिया था, और from 1510 to 1961 Goa was under Portuguese rule, and the first big movement was led by Dr. Lohia and Dr. Juliao Menezes in Margao. मैं प्रज्वल साहब आपसे एक चीज और समझना चाह रहा था कि बहुत से भारत के लोगों को ये नहीं पता है कि पुर्तगाल का जो शासन था वो अंग्रेजों से ज्यादा क्रूएल था और अंग्रेजों से ज्यादा वो कंट्रोल गोवा में जो मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था तो गोवा की हिस्ट्री में मैंने पाया कि आपको उस समय शादी ब्याह का जो इन्विटेशन कार्ड था वो भी छपवाने के लिए परमिशन लेनी होती थी, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए परमिशन लेनी होती थी। तो उस तरह से, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है, मतलब आई विल से कि द लॉ ऑफ नेचर, जो लिस्बन विच इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, उसका नाम इस दुनिया में कम लोग जानते हैं, और गोवा विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, उसको आज पूरी दुनिया जानती है। तो गोवा की एक यूनिकनेस है, गोवा की टॉलरेंस है। गोवा को हरदम हम देखते हैं कि दे ऑलवेज बिलीव इन अ इंक्लूसिव थिंग। वहाँ हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन गोवा में कभी हमने इस तरह का कोई बहुत विवाद होते हुए नहीं देखा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाल के दिनों में वो बातें आ रही हैं, लेकिन आई हैव नेवर सीन। तो व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ गोवा एंड आप उसको कैसे कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक गोवा एक शांतिमय समाज है। गोवा इज लार्जली अ पीसफुल स्टेट, although the smallest one of the smallest states of India, just 3,702 square kilometers, but it has been a largely peaceful state, harmonious state. गोवा में हम यहाँ पे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं और मुसलमान हैं, लेकिन the people live in perfect harmony. There has been not major tension जो दुनिया में
और जगह पाया जाता है, जो रिलीजियस डिफरेंसेस और जो सिविल स्ट्राइफ और ये सब, ये गोवा में नहीं है। तो शांतिमय समाज है, पीसफुल पीपल है। तो इट एक्चुअली द पोर्चुगीज रूल was initially in the 16th century was a cruel rule. In fact, Goans, the Hindus, Muslims, and the Hindus and Muslims were forcibly converted to Christianity. धर्मांतर हुआ था गोवा के हिंदू और मुसलमानों का, ज्यादातर हिंदुओं का, मेजोरिटी पॉपुलेशन वाज हिंदू, उनको कन्वर्ट किया था, फोर्सिबल उनका क्रिश्चियनाइजेशन, मतलब उनको क्रिस्ती धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। और जो 16 और 17 सेंचुरी में हुआ, जहाँ बहुत से मिशनरी ऑर्डर्स यहाँ पे आए, जैसे कि फ्रांसिस्कन्स थे, ऑगस्टिनियंस थे, जेजुइट्स थे, कार्मेलाइट्स थे, उन्होंने डोमिनिकन्स थे, उन्होंने गोवंस को फोर्सिबली कन्वर्ट किया था। और जो मेथड जो एम्प्लॉय किए थे कन्वर्ट करने के लिए, वो बहुत ही वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी ड्रेडफुल थे। जैसे कि पोर्क, बीफ और ऐसे, वो भी हिंदू के जो मंदिर थे वो तुड़वाए गए, और चर्चेस उन्हीं की जगह पे चर्चेस बांध दिए गए। तो ऐसा, it was the Inquisition was a dark chapter in Goa's history where people who refused to get converted were burnt alive. उनको जलाया दिया जाता था जो कन्वर्ट करने के लिए राजी नहीं होते थे। तो ऐसा जो इतिहास है हमारा, फिर भी एक यूनिकनेस है, क्योंकि ये सब बिटरनेस नहीं है गोवंस में। फिर भी वी हैव बीन लिविंग इन हार्मनी ऑल दीज इयर्स विद नो टेंशन, नो वायलेंस बिटवीन द रिलीजियस कम्युनिटी। जी हाँ, प्रज्वल साहब एक चीज और जरा समझाइए कि अभी जो डेवलपमेंट के नाम पे जो बेसिक कल्चर, बेसिक एनवायरनमेंट पर असर पड़ रहा है। आप एक नए होटल, मैंने भी देख रहा था कि एक नया होटल बन रहा है वहां पे वानीगुंडम बीच पे, और उस पे वो प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं बीच में। गोवा में जो अब डेवलपमेंट के नाम पे कसिनो और ड्रग और इस तरह की चीजें आने की बात हो रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप और बिजनेस लीडरशिप का एक गठजोड़ हो रहा है, बिकॉज आपको कहीं ये नहीं लगता है कि इस अनहोली अलायंस ऑफ पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडरशिप से गोवा का एनवायरनमेंट, गोवा का जो कल्चर है उस पर फर्क पड़ रहा है? यस, वेरी मच एक्चुअली। सी, ज्यादातर भारतीय ऐसा मानते हैं कि गोवा एक पुर्तगाल का भाग है, पार्ट है पुर्तगाल, यहाँ पे पुर्तगाली रहते हैं। यहाँ कोई पुर्तगाली नहीं रहता, वो तो छोड़ के चले गए 1961 में। तो लोगों को लगता है कि गोवानीज बोलते हैं, हम गोवानीज नहीं है, वी आर गोवंस, वी आर वेरी मच इंडियंस, वी आर पार्ट ऑफ द कंट्री। बिफोर 1510 वी वर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया इज आवर मदर कंट्री। पर लोग ऐसा मानने को, ज्यादातर लोग यहाँ ऐसा उनको लगता है कि यहाँ की लड़कियों का नाम, सभी लड़कियों का नाम मारिया है, सभी लड़कों का नाम जॉन है। तो ऐसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है, लोग सिर्फ यहाँ दारू पीते हैं और मस्ती करते हैं। और ऐसा जो टूरिस्टिक जो इमेज बना है टूरिस्टिक कंजम्पशन के लिए, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज डांस, देयर इज म्यूजिक, और तो ऐसा जो नेगेटिव इमेज जो बनाया है गोवा का, वो कुछ गलत है, और वो तो हम वाइप करना चाहते हैं। तो गोवा इज वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंडली, जहाँ अभी हम गोवा को बचाने के लिए हमको एक आंदोलन करना पड़ता है गोवा में। हमारा गोवा बचाओ अभियान हुआ 2006 में, और डेवलपमेंट के नाम पे जो गवर्नमेंट बिल्डर्स और ये जो नेक्सस है, they are privatizing the beaches, we are opposed to it. पेड़ काट दिए जाते हैं, hills are being cut, agricultural land is being killed, historical monuments और heritage sites और natural heritage वो गोवा का डिस्ट्रॉय हो रहा है। और हमारा यही एक एफर्ट रहता है कि हम गोवा को थ्रू आवर गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप एंड मेनी अदर ग्रुप्स आर फाइटिंग फॉर गोवा, सच एज गोवा फाउंडेशन, टू प्रिजर्व गोवा, प्रिजर्व गोवाज आइडेंटिटी। हमारी जो मातृभाषा है वो कोंकणी है, तो उसके लिए भी हमको लड़ना पड़ा था। तो पहले 1967 में ओपिनियन पोल के एक जो हमने मूवमेंट किया था, हमने मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने, तो उस टाइम
गोवा को महाराष्ट्र में डालने का जो षड्यंत्र था गोवा के पहले सरकार का, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष और महाराष्ट्र के नेताओं का, वो ओपिनियन पोल से we won, Goans won, and we remained a separate identity, and we remained separate from Maharashtra on 16 January 1967. फिर हमको कोंकणी के लिए स्ट्रगल करना पड़ा मराठी की वजह से. और if you go to see, we always have to fight to preserve Goa's identity, Goa's natural heritage, Goa's cultural heritage. और जो टूरिस्टिक जो इम्प्रेशन है कि गोवा में सिर्फ लोग दारू पीते हैं, वो सब गलत है. वो कहीं तो तुम्हारे चैनल से अगर आप उसको मिटा सकते हैं तो प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि गोवा का इमेज जरा आप. ब्रदर साहब, वी मस्ट टेल यू कि जब दुनिया में कहीं जाते हैं तो हिंदुस्तान की दो चीजें, हिंदुस्तान के कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी जाइए, लोग बुद्ध को ही जानते हैं, लोग गांधी को जानते हैं, और अगर कोई डेस्टिनेशन बोलिए तो लोग गोवा को जानते हैं. मतलब इट इज मोर पॉपुलर देन दिल्ली और बॉम्बे और एनीथिंग. गोवा का नाम लेते ही एक तो गोवा का के बारे में कुछ यह है कि इट इज अ प्लेस जहां पे थोड़ा शांति है. आप जाइए, आप ठगे नहीं जाएंगे, आपके साथ कोई बदमाशी नहीं होगी, यू आर एट पीस. एंड वी इवन इफ वी ट्रेवल एज मतलब हम डोमेस्टिक जब टूरिस्ट होते हैं. मैं एक चीज जरा आपसे, और अंतिम सवाल है क्योंकि समय का वो है, मैं आपसे अलग से एक लंबी सीरीज इस पे करना चाहूंगा. मैंने जो गोवा की क्रांति का पहला जब पार्ट मैंने पढ़ा, वो एक पिक्चर से पढ़ा था, 7 हिंदुस्तानी उस पिक्चर का नाम था. ख्वाजा अहमद अब्बास ने उसको बनाई थी, और वो डेब्यू पिक्चर जी, एंड दैट वाज द डेब्यू मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन. नाउ टुडे अमिताभ बच्चन, हाँ जी 1969 की फिल्म, 1969. और मैं इसलिए इसका नाम ले रहा हूं क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन. बहुत सुंदर मूवी बनी थी. और अनवर अली का कैरेक्टर ये प्ले करते हैं, बिहार का एक आदमी है जो मुस्लिम है और बाकी हिंदू हैं, और लोकल एक लड़की होती है, वो इसको लीड करती है. और वो, मैं इसको इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि आज अमिताभ बच्चन जी गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं. आज अगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाना होता है तो गोवा इज द ओनली प्लेस. आपको गोवा में ही अब आप उसको मना सकते हैं क्योंकि वो आपका प्राइड है. कभी ऐसा नहीं लगता है कि अमिताभ बच्चन जी की तरफ से भी ये एक प्रयास होना चाहिए आपका फ्रॉम अ गोवन साइड कि भाई आप ब्रांड एम्बेसडर गुजरात का और कहाँ करते, ये वो सरजमी है जिसने आपको आइडेंटिटी दी थी. प्लीज कम एंड बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर. क्योंकि हम इसलिए सिर्फ कह रहे हैं कि आज हमारा जो युवा वर्ग है वो पिक्चरों से बहुत प्रभावित है. पिक्चर इज समथिंग व्हिच दे डेफिनेटली फॉलो दैट. आपको नहीं लगता है कि कुछ और आइकॉन्स को इस तरह के इन्वॉल्व करना चाहिए? यस, अगर अमिताभ जी गोवा में आकर गोवा को प्रमोट करते हैं, मतलब गोवा का कल्चर जो इंडिया से अलग नहीं है, वो जो प्रमोट अगर वो करते हैं तो वो तो बढ़िया ही रहेगा. लेकिन या उनकी जो पहली फिल्म थी वो गोवा में शूट हुई थी और गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल पर आधारित थी. और एक उनकी फिल्म थी पुकार 1983 में, जिसकी शूटिंग मैंने स्कूल से देखी थी. हमारे स्कूल के बाहर ये शूटिंग चल रही थी मार्च 1983 में, और वो गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल पर थी. तो उस टाइम मैंने अमिताभ जी को देखा था एज अ स्कूल बॉय. आई हैड सीन हिम shooting. So if he becomes the brand ambassador promoting Goa like he's doing for Gujarat, it will be a great thing for us. क्योंकि गोवा का जो कल्चर है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो मिसकंसेप्शन हमारे भारतीयों के बीच उनके मन में है गोवा के बारे में, वो तो क्लियर होना जरूरी है. और मैं अंतिम बात चलते चलते आपसे ये समझना चाहूंगा, इस साल के बजट में सरकार ने एलोकेट किए 300 करोड़ फॉर दी सेलिब्रेशन ऑफ. अभी उस पर कुछ काम हो रहा है क्या? क्योंकि मुझे नहीं कहीं पे भी, मैंने पेपर से या मुझे नहीं पता लगा कि उस पर कोई काम हुआ है. एक्चुअली वो करोड़ कहाँ पे चले गए और हमको उसकी कुछ मालूम नहीं है, तो कुछ नहीं हो रहा है गोवा में. और जो होना चाहिए, एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड 59 years and we are going to this 19 December we are going to complete 60 years diamond jubilee. So platinum jubilee of आज का 18 June movement और diamond jubilee of Goa liberation. But we have not had anything, no celebration as such. But we should celebrate and we should tell the whole world that Goa is culturally very rich. Goa is not a land of drunkards. Goa is not a land of fun. I mean, it is a land of fun, music, वो सब है. लेकिन जो negative impression जो गोवा का है पूरी दुनिया में, maybe that has to be cleared.
और ये हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारी सरकार को अपॉर्चुनिटी है। तो Goa's cultural heritage has to be projected, Goa's historical heritage has to be projected, Goa's pre-Portuguese past has to be projected, and Goa's Portuguese past also has to be projected, and Goa should shine in the rest of the world as a space of culture Yes. and beauty. Yes. थैंक यू सो मच प्रज्वल साहब। आई विल मैं कभी आगे भविष्य में आपसे एक लंबी चर्चा इस पे करेंगे। एंड गोवा रिमेन्स अ प्राइड फॉर एनी इंडियन। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.